अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे एंटी डिप्रेसेंट्स पे। एंटी डिप्रेसेंट्स अद्वियात क्या होती हैं, इनको क्यों प्रिस्क्राइब किया जाता है, ये किस तरह असर करती हैं, इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, इनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और इनके बारे में कुछ मिथ्स हैं, उन पर बात करेंगे। सबसे पहले एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात क्या होती हैं। एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात की एक क्लास है जिसको डिप्रेशन में या कुछ और साइकाइट्रिक इलनेसेस हैं उनमें प्रिस्क्राइब किया जाता है। इनकी कुछ फर्दर टाइप्स हैं। अभी तक 30 के करीब एंटी डिप्रेसेंट्स दरियाफ्त हो चुकी हैं और इनको फर्दर हमने डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, फिर सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, फिर सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स और सबसे आखिर में मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। अब बात करेंगे इनके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पे, ये किस तरह इफ़ेक्ट करती हैं। देखा गया है कि डिप्रेशन में हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। इन न्यूरोट्रांसमीटर की मिक़दार कुछ कम हो जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा मेनली हमारे पास सेरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन है। अगर ब्रेन में इन न्यूरोट्रांसमीटर की मिक़दार बेहतर कर दी जाए तो डिप्रेशन के जो अलामतें होती हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। तो ये अद्वियात, एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात बेसिकली ब्रेन में उन न्यूरोकेमिकल्स की मिक़दार को बढ़ाती हैं। अब कुछ बात करते हैं उन कंडीशंस में जिनमें ये एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात प्रिस्क्राइब की जाती हैं। इसमें सबसे पहले तो मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन में एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात प्रिस्क्राइब की जाती हैं। फिर एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में एक वहमों और वसवसों की बीमारी होती है जिसे OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है, उसमें एंटी डिप्रेसेंट्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं। फिर कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा कम खाना शुरू कर देता है, उसमें एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात देखा गया है एफिकेशियस होती हैं। इसके अलावा एक सडन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिले तो उसके बाद एक कंडीशन अराइज होती है जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता है, PTSD कहा जाता है, उसमें प्रिस्क्राइब होती हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा अरसे तक कुछ जिस्मानी अलामतें रहें जिसकी कोई पीछे फ़िज़िकल कॉज नज़र ना आ रही हो, कोई ऑर्गेनिक कॉज नज़र ना आ रही हो, जिसे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स कहा जाता है, तो उनमें एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात काफ़ी एफिकेशियस साबित होती हैं। अब एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात क्या ये देना मुफीद साबित होता है? तो रिसर्च कहती है कि जिन लोगों में एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात दी जाती हैं उसमें 50 से 65% लोग, 50 to 65% लोग इम्प्रूवमेंट फ़ील करते हैं, उनकी सिम्टम्स रिमिट हो जाती हैं, वो ठीक हो जाते हैं। और इनके एंटी डिप्रेसेंट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इनके कुछ मुज़र असरात भी होते हैं जो हम क्लास वाइज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स पे। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स लेने से मुंह खुश्क हो सकता है, कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, वज़न बढ़ सकता है, हाथों में कपकपाहट हो सकती है। इसके अलावा इससे नींद ज़्यादा आ सकती है और कुछ जिनसी मसले पैदा हो सकते हैं। बड़ी उम्र के अफराद में ये दवाइयाँ थोड़ी कॉशियसली देनी चाहिए क्योंकि उनमें ब्लड प्रेशर कम होने से वो गिर सकते हैं, उनमें सोचने समझने की दुश्वारी आ सकती है, पेशाब के मसले पैदा हो सकते हैं, इसलिए उम्र रसीदा अफराद में ये नॉर्मली प्रिस्क्राइब नहीं की जाती। अब दूसरी क्लास है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जो कि डिप्रेशन में फ़र्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। उसमें अगर उसको लेने से कुछ मतली हो सकती है, पेट के मसाइल पैदा हो सकते हैं, घबराहट हो सकती है और कुछ सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स जिसमें सेक्सुअल डिज़ायर कम हो सकती है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो SSRI सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स जो क्लास है वो लेने से हो सकते हैं। इसके अलावा एक नेक्स्ट क्लास है SNRI सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इनको लेने से अगर किसी को ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का मसला है या दिल के मसाइल हैं तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती हैं। इस तरह हमारे पास आखिरी क्लास है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। अगर ये अद्वियात आजकल इतना प्रिस्क्राइब नहीं की जाती क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ ज़्यादा हैं। ऐसी खुराक जिसमें टायरामीन होती है तो उसके साथ अगर इसको लिया जाए तो ये ब्लड प्रेशर ख़तरनाक हद तक बढ़ा सकती है, तो इसलिए नॉर्मली इनको प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता। और अगर इनको प्रिस्क्राइब किया भी जाता है तो एक फ़ूड आइटम्स की एक लिस्ट दी जाती है कि जिनके साथ इन अद्वियात को नहीं लेना।
अब कुछ बात करते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में जो लोगों के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या एंटी डिप्रेसेंट लेने के बाद कोई ऐसे काम जिसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है वो किए जा सकते हैं, जैसे कि गाड़ी चलाना। तो इसमें कुछ अद्वियात ऐसी हैं, कुछ एंटी डिप्रेसेंट की क्लासेस ऐसी हैं जिसको लेने से नींद आती है, ड्राउजीनेस हो सकती है। तो उनको लेने के बाद आपको एहतियात करनी चाहिए। आपका साइकाइट्रिस्ट ज़्यादा बेहतर तौर पे बता सकता है कि क्या एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात लेके आप गाड़ी चला सकते हैं या वो काम जिसमें कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है वो आप कर सकते हैं कि नहीं। एक बहुत कॉमन मिथ है एंटी डिप्रेसेंट के बारे में कि ये एडिक्टिव होती हैं। जैसे लोग डिफरेंट चीज़ों के एडिक्ट हो जाते हैं, जैसे चर्स, हीरोइन वगैरह के एडिक्ट हो जाते हैं, तो इसी तरह ये भी एडिक्टिव होती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात एक दवाई की कैटेगरी है जो हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोकेमिकल्स हैं जिनकी मिकदार को बढ़ाती है और हमारी डिप्रेशन के सिम्टम्स को एलिविएट करती है। ये इसी तरह है जैसे हम ब्लड प्रेशर में कुछ दवाइयाँ लेते हैं जो कि हमारे जिसम में कुछ केमिकल्स पे काम करती हैं। इसी तरह हम शुगर में कुछ अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी शुगर को नॉर्मलाइज करते हैं। इसी तरह एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात का एक प्रॉपर मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है और ये ब्रेन में कुछ केमिकल्स पे एक्ट करती है जिसकी वजह से वो डिप्रेशन की सिम्टम्स या कुछ और बीमारियां जिनकी सिम्टम्स कम होती हैं और इनको कुछ अरसे के बाद डिसकंटिन्यू किया जा सकता है। जब आप मुकम्मल तौर पे बेहतर हो जाते हैं तो इसको आहिस्ता आहिस्ता टेपर डाउन करके डिसकंटिन्यू किया जा सकता है। दूसरा, लोग कॉमनली पूछा जाता है कि क्या एंटी डिप्रेसेंट प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ली जा सकती हैं। तो अब जैसे जैसे रिसर्च हो रही है तो कुछ ऐसी एंटी डिप्रेसेंट्स हमारे पास आ चुकी हैं जो प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ़ होती हैं। प्रेगनेंसी में जो SSRI क्लास है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इनकी दवाइयाँ जिसमें फ्लॉक्सिटिन और सर्ट्रालिन है वो कंपैरेटिवली सेफ़ हैं और इसी तरह ब्रेस्ट फीडिंग में भी ये दवाइयाँ सेफ़ हैं क्योंकि अक्सर ख़वातीन में पोस्टपार्टम पीरियड के बाद बच्चे को जन्म देने के बाद डिप्रेशन की सिम्टम्स आती हैं तो उनमें, और वो इतनी सवेयर होती हैं कि बाज़ औक़ात दवाई देना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे पास ऐसी अद्वियात हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग में भी सेफ़ हैं और प्रेगनेंसी में भी सेफ़ हैं। अब दवाइयाँ किस तरह लेनी चाहिए? एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ, एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात जिस तरह आपके साइकाइट्रिस्ट आपको रिकमेंड करते हैं, अगर वो आपको सुबह के वक्त लेने को कहते हैं या शाम के वक्त लेने को कहते हैं तो उसको फॉलो करना है और जिस डोज़ में लेने को कहते हैं उस डोज़ को फॉलो करना है। नॉर्मली इसको बहुत कम डोज़ में स्टार्ट किया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आपकी बॉडी यूज़ टू हो जाए और साइड इफ़ेक्ट्स सेटल हो जाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता इफ़ेक्ट्स को देखते हुए इसकी मिकदार को बढ़ाया जाता है। तो आपने अपने साइकाइट्रिस्ट के साथ इन टच रहना है। अगर कोई आपको साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो आपने फ़ौरन अपने साइकाइट्रिस्ट को बताना है ताकि साइड इफ़ेक्ट की नौयत देखते हुए आपके एंटी डिप्रेसेंट को स्विच किया जा सके, किसी और क्लास पे या किसी और दवाई पे स्विच किया जा सके। एक कॉमन क्वेश्चन है कि इसको कितने अरसे तक लेना पड़ता है। नॉर्मली जो आप जब एंटी डिप्रेसेंट लेना स्टार्ट करते हैं तो 1 से 2 हफ़्ते लगते हैं इसका इफ़ेक्ट आने में और मुकम्मल तौर पे ठीक होने में तकरीबन 6 हफ़्ते लग सकते हैं। लेकिन रिसर्च ये कहती है कि इस मुकम्मल तौर पे डिप्रेशन की अलामतें जब ठीक हो जाती हैं उसके बाद इसको 6 से 9 महीने अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो डिप्रेशन की फ़र्दर एपिसोड्स 80% तक कम हो जाती हैं। तो नॉर्मली इस डिप्रेशन बेहतर होने के बाद, डिप्रेशन की अलामतें बेहतर होने के बाद इसको 6 से 9 महीने तक दवाई को कंटिन्यू किया जाना चाहिए ताकि फ़र्दर एपिसोड्स को कम किया जा सके। और क्या एक और कॉमन क्वेश्चन है कि क्या एक दफ़ा अगर आप डिप्रेशन का शिकार हुए हैं और आपने डिप्रेशन की दवाइयाँ ली हैं और छोड़ दी हैं तो क्या उसके बाद भी आपको डिप्रेशन हो सकता है? जी, उसके बाद भी डिप्रेशन हो सकता है। पहले भी जैसे बताया कि अगर आप फ़र्स्ट एपिसोड ऑफ डिप्रेशन के बाद 6 to 9 मंथ्स डिप्रेशन की दवाई लेते हैं तो फ़र्दर एपिसोड्स की फ्रिक्वेंसी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, 70 to 80% रिलैप्स कम हो जाता है। लेकिन फिर भी देयर आर चांसेस कि आपको दोबारा डिप्रेशन हो सकता है।
डिप्रेशन की अगर बात की जाए तो इसके एंटी डिप्रेसेंट्स के अलावा इसकी कुछ और भी तरीका इलाज है, जिसमें साइकोथेरेपी है, जिसे टॉक थेरेपी कहते हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट करते हैं, जिसमें डिफरेंट थेरेपीज़ हैं, सेशंस लेने के लिए आना पड़ता है, या आपके साइकाइट्रिस्ट को देखना होता है कि आपकी डिप्रेशन की सवेरिटी क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवेयर डिप्रेशन में साइकोथेरेपी का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता और वहाँ पे एंटी डिप्रेसेंट लेना ज़रूरी होता है। तो आपने अगर आपको डिप्रेशन की अलामतें आ रही हैं तो आपने अपने साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है, अपने आप को डिटेल में एवेलुएट करवाना है, ताकि वो आपकी कंडीशन देखते हुए बता सके कि आया आपको साइकोथेरेपी आपके लिए फ़ायदा दे सकती है या आपको एंटी डिप्रेसेंट लेनी ज़रूरी है। ये डिसीजन आपका साइकाइट्रिस्ट कर सकता है आपकी डिप्रेशन की सवेरिटी को देखते हुए। होप सो ये आपको एंटी डिप्रेसेंट के बारे में काफ़ी हद तक पता चल गया होगा और इसके बारे में जो मिथ्स थे, आपके क्वेश्चंस थे, वो आंसर कर दिए हैं मैंने। उम्मीद करती हूँ कि आपके एंटी डिप्रेसेंट के मतलब जो भी क्वेश्चंस थे, जो भी मिथ्स थी, वो सब एड्रेस हो चुकी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे बात होगी। थैंक यू वेरी मच।